सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे हम एक नए सामर्थ्य के साथ। पढ़ेंगे 22 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में। हमारे साथ अभी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली या कॉलेज के छात्राओं को 30 दिनों का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। यानी ऐसी छात्राएं जो शादीशुदा हैं, अगर वो मां बनती हैं तो उन्हें 30 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। ये फैसला भारत के किस राज्य सरकार ने लिया है? कर्नाटक, झारखंड, केरल या आंध्र प्रदेश? देश के सबसे साक्षर राज्य केरल ने फैसला किया है कि वो स्कूली और कॉलेज की छात्राओं को 30 दिनों का मातृत्व अवकाश देगा। बात अगर केरला की करें साथियों तो आप सभी लोग जानते हैं केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब लाया गया था तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। उन 14 राज्यों में से एक केरल भी था जिसकी राजधानी बनी तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन साहब, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला के अंदर यूनेस्को के 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक है नीलगिरी और एक है अगस्त्यामलाई। नीलगिरी एक पहाड़ियाँ है वेस्टर्न घाट में, इसके अलावा अगस्त्यामलाई भी एक पहाड़ियाँ है। और दोस्तों जो अगस्त्यामलाई है ये केरल और तमिलनाडु दोनों के हिस्से में बायोस्फीयर रिजर्व आता है। इसके अलावा अगर नीलगिरी की बात करें तो ये भी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों के हिस्से में आता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। जबकि अगर हम बात करें अगस्त्यामलाई की तो ये भी भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ियों में से एक है। अब बात करें अगर दोस्तों कि केरल के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं तो एक तो है एराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा एक है पंपदुम शोला, इसके अलावा एक है मथीकेटन शोला, अनामुदी शोला और साइलेंट वैली। मैं बता दूं दोस्तों कि एराम्बिकुलम, पंपदुम, मथीकेटम, अनामुदी ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये केरल के इडुक्की जिले में हैं, जहाँ पे पेरियार नदी बहती है और इसी पेरियार नदी पे इडुक्की नामक परियोजना भी चलाई जा रही है। जबकि साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पलक्कड़ जिले में है। तो पलक्कड़ जिले में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा अन्य सभी राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में है। अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि हाल ही में बेसाल्ट पठार होता है उसकी खोज हुई है तो किस राज्य में खोज की गई आपको बताना है? कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में बेसाल्ट नामक पठार की खोज की गई है। बात अगर महाराष्ट्र की करें साथियों तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को दरअसल बम्बई राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बनाए गए थे। एक नया राज्य बना था महाराष्ट्र और दूसरा जो राज्य था उसका नाम था गुजरात। यानी पहले बॉम्बे नामक एक राज्य हुआ करता था, बम्बई नामक एक राज्य हुआ करता था, फिर उस राज्यों को तोड़कर भाषा के आधार पर 2 नए राज्यों का गठन किया गया। एक महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पर गठित हुआ, जबकि दूसरा गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर 1 मई 1960 को 2 नए राज्य अस्तित्व में आए। यहाँ की राजधानी महाराष्ट्र की जो है वो साथियों है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। जबकि यहाँ के राजकीय पशु की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। दरअसल पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली विशाल गिलहरी को महाराष्ट्र ने अपना राजकीय पशु बनाया है। जबकि राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो पीले पैरों वाला जो कबूतर है दोस्तों, पीले पैरों वाला कबूतर उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसके अलावा अगर मैं
राजकीय पुष्प की बात करूं तो जरूली नामक राजकीय पुष्प जो है ये महाराष्ट्र का है। अगर मैं राजकीय वृक्ष की बात करूं दोस्तों तो यहाँ का राजकीय वृक्ष है आम। तो एक बार पुनः सुन लीजिए, राष्ट्रीय जो पशु है वह है विशाल गिलहरी, जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पैरों वाला हरा कबूतर है। राजकीय पुष्प है जरूली नमक फूल, इसके अलावा राजकीय वृक्ष है आम। यूनेस्को के 40 विश्व विरासत स्थलों में से आपको 4 विश्व विरासत स्थल महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएंगे। एक तो अजंता की गुफाएं हैं, एक एलोरा की गुफाएं हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरियन गोथिक। ये वो 4 विश्व विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को के द्वारा महाराष्ट्र में घोषित किए गए हैं। टोटल इनकी संख्या है भारत में 40। लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रामाप्पा मंदिर है, रामाप्पा मंदिर जो आपको तेलंगाना में मिलेगा। इसके अलावा एक है धौलावीरा सिटी जो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शहर था, अब भी है। हालांकि अब शहर उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में पहले हुआ करता था। तो धौलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसके अलावा तेलंगाना के रामाप्पा मंदिर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो 38 से इनकी संख्या बढ़ के अब हो गई है 40। वर्तमान में 40 विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के भारत में, जिसमें मैंने बात की कि 40 में से 4 विश्व विरासत स्थल आपको महाराष्ट्र के अंदर में मिलेगा। जबकि अगर मैं रामसर साइट की बात करूं साथ तो महाराष्ट्र के अंदर आपको एक रामसर साइट मिल जाएगा। टोटल भारत में जो रामसर साइट है उनकी संख्या है 75 यानी 75। दरअसल रामसर साइट वो जगह होती है जो आर्द्र भूमि होती है, जो एक दलदली जगह होती है जहां पर कई सारे अम्लीय वृक्ष पाए जाते हैं जो अम्ल को जल से अलग करते हैं। एक तरीके से पर्यावरण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसे देखते हुए ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को एक बैठक हुई कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाए, और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में जो बैठक हुई वहां से निकल आया है रामसर साइट, अर्थात आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक साइट बनाई जाएगी और उस साइट में जो स्थल शामिल किया जाएगा उसका नाम होगा रामसर साइट। तो इस रामसर साइट में भारत के अब तक 75 स्थल शामिल हो चुके हैं। उनमें से एक है थाड़े क्रीक। और एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि राम आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर साइट अस्तित्व में आया था, जबकि भारत ने इसे 1 फरवरी 1981 को अपनाया। यानी 10 वर्षों के बाद भारत ने 1 फरवरी 1981 को आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर साइट को अपनाया। अगर महाराष्ट्र के अन्य तथ्यों की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या है 18। पहला बायोस्फीयर जो रिजर्व था वो था नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व था उसका नाम है पन्ना जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और इसी तरह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व साथियों यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जाते हैं। एक सवाल बार बार सुर्खियों में रहता है, पूछा जाता है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में लोनार झील। और एक खारे पानी की झील है, दरअसल ये क्रिएटर झील है। जैसे कोई उल्का पिंड वगैरह जब पृथ्वी पे आके गिरता है तो बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे ढेर सारे, और उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो उसको क्रिएटर झील बोलते हैं। और लोनार झील एक क्रिएटर झील है और एक खारे पानी की भी झील है जो महाराष्ट्र में है। साथियों महाराष्ट्र के अंदर कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, एक है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। दरअसल इस राष्ट्रीय उद्यान की क्या खासियत हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान एक
टाइगर रिजर्व भी घोषित है। आप सभी को पता है कि टाइगर को बचाने का जो संरक्षण भारत सरकार ने 1973 में स्टार्ट किया था, 1973 में। दरअसल वन्य जीव अधिनियम जब 1972 भारत सरकार के द्वारा लाया गया, उसके बाद 1973 में बाघों को बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम बाघ संरक्षण के नाम से जानते हैं। और इसी संरक्षण के तहत देश भर में टाइगर रिजर्व बनाए गए, और उसी में जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है, वो एक टाइगर रिजर्व भी है। चंदौली के अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान। गूंगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये सतपुड़ा हिल्स के बीचों बीच में है। सतपुड़ा हिल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जहाँ ऊपर नर्मदा नदी बहती है और नीचे ताप्ती नदी बहती है। इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी, और इस सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में स्थित है गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर। और ये गूंगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये मेलाघाट टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। तो इसे आप याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मेलाघाट टाइगर रिजर्व का हिस्सा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में आता है, तो इसका सही आंसर है गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान, जो सतपुड़ा हिल्स के बीच में स्थित है। और चंदौली और गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान की खासियत ये है कि यहाँ पे एक शांत झील स्थित है। एक तरीके से एक झील है जो पूरी तरीके से शांत है, इसलिए इसको शांत झील के नाम से जाना जाता है। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेगा एक हिरण पार्क। तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र का जहाँ पे हिरण पार्क स्थित है, जिसमें, तो इसका सही आंसर है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो पक्षी अभ्यारण्य है महाराष्ट्र के अंदर, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। अगर आपसे पूछे कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है। अब चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के अलावा दोस्तों दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे। एक का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप याद रखिए कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दरअसल संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके नाम पे इतने राष्ट्रीय उद्यान है कि इंसान खुद ही भूल जाए। तो एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके अलावा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है टडोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो टडोवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे दलदली मगरमच्छ पाए जाते हैं। जैसे मगरमच्छ हैं, एक दलदली में पाए जाते हैं। मगरमच्छ की 4 प्रजातियां हैं दोस्तों, इसकी बात जान लीजिए। एक तो घड़ियाल होता है, एक क्रोकोडाइल के नाम से जिनको आप जानते हैं, इसके अलावा और हैं दलदली मगरमच्छ भी होते हैं। और ये दलदली मगरमच्छ आपको टोडोवा राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, जो महाराष्ट्र के अंदर है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कन्हेरी की गुफाएं पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इनकी संख्या है 5। एक मैंने बात की कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र के अंदर, दूसरा मैंने बात किया गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा मैंने बात की नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, चौथा मैंने बात किया कि यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और 5वां मैंने बात की टडोवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पे एक हिरण अभ्यारण्य है, और एक टाइगर रिजर्व भी है। अब अपना अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में चुनी गई मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रोबियम किस देश की हैं? भारत की जो मिस यूनिवर्स थी 2021 में जिन्हें चुना गया था, हरनाज सिंधु जी, इन्होंने आर बोनी ग्रोबियम को ताज पहनाया मिस यूनिवर्स का। लेकिन आपको ये बताना है ये किस देश से बिलोंग करती हैं या किस देश की हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या पनामा? इसका सही आंसर है यूएसए। यूएसए की हैं आर बोनी ग्रोबियम, जो 2023 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। और 2022 की जो मिस यूनिवर्स थी भारत की, हरनाज सिंधु जी, इन्होंने इसको
इनको अपना वो खिताब पहनाया जो इन्हें मिला था। एक परंपरा है कि जो भी मिस यूनिवर्स चुना जाता है उनको खिताब पहनाया जाता है। भारत की तरफ से दिव्या नामक एक लड़की थी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ये टॉप 20 में आ गई थी दोस्तों, लेकिन टॉप 10 में नहीं आई थी, शायद आई थिंक टॉप 16 में शामिल हो गई थी, मुझे क्लियर नहीं है, बट ये मैं जानता हूँ कि दिव्या नामक एक लड़की ने प्रतिनिधित्व किया था और भारत की पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने आर बोनी ग्रुबियम को ये खिताब पहनाया, ताज पहनाया, ताज कह सकते हो। भारत में टोटल 3 मिस यूनिवर्स हुए हैं साथियों। सबसे पहले हुई थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स पहले चुनी गई थी भारत में। उसके बाद लारा दत्त चुनी गई और आपको पता है कि 2022 में हरनाज संधू को चुना गया। तो ये 3 ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया। कई महत्वपूर्ण सुंदरता से संबंधित कंपटीशन होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो मिस यूनिवर्स होता है, जो एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस अर्थ, तो भारत में होता है मिस इंडिया या मिसेज इंडिया भी होता है। तो ये सारे सुंदरता के से संबंधित कंपटीशन होते हैं जो चुन के आते हैं, जीत के आते हैं। इसमें काले गोरे का बहुत बड़ा मतलब नहीं होता। किससे पहले, हरनाज संधू से पहले आपने देखा होगा कि एक काली काली लड़की थी अफ्रीका महाद्वीप की, उन्हें चुना गया था। तो इसमें आपकी टोटल ऑल ओवर पर्सनालिटी देखी जाती है, आपके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, उठने का तरीका, और आज के ज़माने में जो समाज है हमारा, उसके प्रति आपका नज़रिया क्या है। बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है तब जाके कोई मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनता है। तो काफ़ी कठिन प्रोसीजर होता है साथियों, लेकिन फिर भी हमारे देश में 3 मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, लारा दत्त और हरनाज संधू बनी। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा बोराश क्या है। टाटा की नई कार है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बोराश, जिसको मद्रास IIT के द्वारा बनाया गया है। मद्रास आपको पता होगा चेन्नई का पुराना नाम है, पहले इसका नाम मद्रास हुआ करता था चेन्नई का, लेकिन अब उसका नाम चेन्नई हो गया है। लेकिन आज भी IIT और कोर्ट दोनों मद्रास कोर्ट के नाम पे हैं। अगला सवाल है साथियों कि भारत देश मैत्री नामक पाइपलाइन किस देश की सहयोग से बना रहा है या ला रहा है। रसिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के सहयोग से भारत और बांग्लादेश के बीच देश मैत्री नामक पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है। यदि बात दोस्तों बांग्लादेश की करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। दरअसल जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था तब इसके साथ भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। तत्पश्चात भारत के एक तरीके से इन भागों में गुजरात से लेके यहाँ तक आप जाओगे तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात के बीच का, ये पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ। इसे पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप जाओगे तो इधर आपको जो त्रिपुरा पड़ता है और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है, इसके बीच का जो ये एरिया था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि हमने पाकिस्तान से 4 बड़ी युद्ध लड़ी है। 1947 में एक युद्ध हुआ था हमारा, 1965 में हमारा युद्ध हुआ था, 1971 में हमारा युद्ध हुआ था और 1999 में हमने कारगिल युद्ध लड़ा। 1971 के युद्ध में भारत ने क्या किया कि बांग्लादेश, जो समय आज बांग्लादेश है, उस समय पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, भारतीय सेना ने ढाका पे कब्जा कर लिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसको घोषित कर दिया। और आपको पता है कि इसमें लगभग 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के आत्मसमर्पण कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर दिया गया और एक नए देश की स्थापना की गई भारत के सहयोग से, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश की आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना, जबकि
अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो प्रेसिडेंट्स हैं अब्दुल हामिद, शेख हसीना है प्राइम मिनिस्टर। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया था। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है साथियों ये है टका। यहाँ की जो भाषा है वो बंगाली है। एक इस्लामिक कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है भारत जैसा, फिर भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। खासकर शेख हसीना जी के शासनकाल में काफ़ी अच्छा हुआ है। और अब भारत और बांग्लादेश के सहयोग से देश मैत्री नामक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं दोस्त साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? विस्तारा एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया या गरुड़ एरोस्पेस? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा देश के पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया गया वो WEF के द्वारा दिया गया, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसको WEF के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है कोनाली में। और हाल ही में अभी WEF का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है वो भी स्विट्जरलैंड में हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो किसका संबंध किस देश से था? यानी हाशिम आमला जी किस देश से खेलते थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वनडे क्रिकेट में 27 शतक लगाने वाले, यानी सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे दक्षिण अफ्रीका से के। उसके अलावा उसके बाद एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा। तो एबी डिविलियर्स ने 25 शतक लगाए थे, जबकि हाशिम आमला ने 27। और टोटल अपने क्रिकेट कैरियर में हाशिम आमला ने 55 सेंचुरी मारी है। तो काफ़ी महान बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों ये ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, यानी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है तो दुबई में है, जहाँ आपको IPL देखने को मिला कोविड में। तो दुबई में हेडक्वार्टर है ICC का। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसके जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेग बर्कले, इनका याद रख लीजिए नाम। ये चेयरमैन है ICC के, जबकि CEO हैं जोसेफ अल्ड्रिज। और 106 देश ICC के सदस्य हैं। आपको उम्मीद भी नहीं रही होगी कितने देश हैं। और ICC का जो मेंस विश्व कप है 50-50 का, जिसका 2023 में भारत मेज़बानी करेगा। तो भारत मेज़बानी कर रहा है ICC मेन 50-50 का, मेन वर्ल्ड कप 50-50 का 2023 में। 2023 में भारत हॉकी की भी मेज़बानी कर रहा है। प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की हॉकी में। ज़रूर देखिएगा अगर हॉकी में आपको इंटरेस्ट है तो। जबकि भारत में क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है साथी वो है BCCI। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। रोजर बिन्नी इस समय BCCI के अध्यक्ष हैं। पहले सौरभ गांगुली साहब थे, लेकिन अब उनके बाद अब रोजर बिन्नी आ गए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद आपको पता है सौरभ साहब को हटना पड़ा। और जबकि अगर बात करें BCCI के उपाध्यक्ष कौन है तो BCCI के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। BCCI के सचिव कौन है अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए तो BCCI के सचिव हैं जय शाह। जय शाह अमित शाह के सुपुत्र हैं, जो हमारे गृह मंत्री है प्रेजेंट टाइम में। साथियों ICC का जो पहला विश्व कप मैच खेला गया था, अगर ये सवाल पूछा जाए कब खेला गया था तो 1975 में खेला गया था। उस समय ये मैच साथियों 60 ओवर का हुआ था, भले ही आज 50 ओवर का हो रहा है। अंतिम ICC का विश्व कप आपको पता है कि 2019 में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम किया था। अब 2023 में मुकाबला भारत में होने वाला है।
तो ये थे क्रिकेट से संबंधित कुछ तथ्य, मैंने थोड़ा फोकस करने की कोशिश की। अगला सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, जिसको फितूर नाम दिया गया है, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ था FITUR, फितूर 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, कहाँ किया गया? राजधानियां हैं देशों की, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, टोक्यो जो जापान की राजधानी, मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जबकि जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी साथियों है बर्न, जिनेवा नहीं है, आप याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का जो आयोजन हुआ वो हुआ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 21 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्यों की स्थापना हुई थी भारत में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मेघालय जो असम से अलग हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों को पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाकी इन राज्यों के बारे में आप लोग जानते होंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ये म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पे गारो, खासरो, जंतिया 3 नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं, 3 पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, जो बांग्लादेश के साथ सबसे कम दूरी पर बॉर्डर शेयर करता है, और ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम है त्रिपुरा। तो ये थे कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर से संबंधित। कभी विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों, समय का अभाव है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला और आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक यानी डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? हेमा कोहली लेखक हैं एक, आप लोग जानते होंगे, प्रवीण शर्मा, रुचिरा कंबोज, मनीष कश्यप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा जी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निदेशक नियुक्त किया गया है। हेमा कोहली को नहीं किया गया, एक लेखिका हैं। रुचिरा कंबोज जो हैं यूनाइटेड नेशन में हम भारत का इस समय प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि मनीष कश्यप एक उभरते हुए मीडिया के पत्रकार हैं जो अपनी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल फाइनली इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवीण शर्मा नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक। आप सभी को पता होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसका नाम बदल के किया गया था जब संशोधन किए गए थे कुछ वर्षों पहले। तो साथियों ये से आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अब अपने करंट अफेयर्स को कभी बंद नहीं किया जाएगा, ये वादा है मेरा। तबीयत खराब थी इसलिए इसको बंद कर दिया गया था बीच में। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अभी तक यदि आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें काम करने की और ज़्यादा मेहनत करने की हौसला अफजाई मिलेगी। तो आप लोगों का साथ हमारे काम को एक नया अंजाम देगा। तो प्लीज़ जिन साथियों ने, जिन भाइयों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि कोई आपको गलतियां मिलती हैं एज ए ह्यूमन एरर तो आप बिल्कुल बताइए, क्योंकि गलतियां होना कॉमन सी बात है, फ्लो में कभी कभी हो जाती हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि कोई गलतियां ना हो, फिर भी यदि आपको कोई गलती मिलती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा उन गलती को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे ऊपर में रखूँगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।